हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विनर्स में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 106 की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट के 2017 के पेपर हम बात कर रहे हैं। 9 सितंबर 2017 का 3 बजे का पेपर हमने स्टार्ट किया था। और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज, ये हमने इससे पहले वाली वीडियो यानी सेट 105 में कवर कर लिया है। आज की इस वीडियो में इसका अगला पार्ट अर्थात अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जितनी भी वीडियो है अर्थात 106 वीडियोस पर एमपी पुलिस की प्रैक्टिस सेट ही है, तो वो आप जरूर देखिए। आपके सिलेक्शन के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ओल्ड पेपर से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन 100% तो नहीं लेकिन 99% संभावना आपकी बन जाती है। अगर आपको ओल्ड पेपर के सारे क्वेश्चन आ जा रहे हैं या ओल्ड पेपर में आपके 80 नंबर्स के समथिंग आ रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला टॉपिक है मेंटल एबिलिटी और मेंटल एप्टीट्यूड। इसके 30 प्रश्न हम इस वीडियो में हल करेंगे। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको क्या करना है, जैसा कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ तो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज कीजिए और उस क्वेश्चन को अपने स्तर पर हल कीजिए। हल करने के बाद वीडियो को पुनः प्ले करके अपने आंसर से हमारे आंसर को मिलाइए। अगर आपका आंसर गलत है तो फिर आप हमारी विधि के द्वारा सीखिए कि आंसर आपका कहाँ गलत है और इस सवाल को किस प्रकार से किया जाता है, और पुनः प्रयास कीजिए। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? देखिए, मैंने इसका साइज छोटा इसलिए किया ताकि आपको चारों ऑप्शन जो है वो क्लियरली दिख सके। तो आप देख लीजिए, इसी में मैं आपको समझा देता हूँ इसका आंसर क्या होगा। इसमें क्या हो रहा है कि जो 9 गोले बनाए गए हैं या 9 वृत्त बनाए गए हैं, इनमें कोई एक वृत्त जो है वो डार्क है। और फिर अगली फर्स्ट में एक डार्क है, सेकंड में 2 डार्क है, थर्ड में 3 डार्क है, फोर्थ में 4 डार्क है। तो फिफ्थ जो कंडीशन बनेगी उसमें 5 डार्क होने चाहिए। तो इनमें से कौन से ऑप्शन में 5 डार्क है? तो केवल सेकेंड ऑप्शन में ही 5 डार्क है। ठीक है, और कोई 5 डार्क वाला है ही नहीं, तो हमको पैटर्न समझने की भी आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर से मैं साइज बड़ा कर देता हूँ इसका। अब चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि √6 बराबर 2.4517 तो √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 का 3 दशमलव स्थानों तक सही मान होगा। तो हम क्या करेंगे इसका 3 दशमलव तक सही मान लाने के लिए? इसमें अंश हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण किसे कहते हैं? हर का परिमेयकरण उसे कहते हैं कि इसमें जो हर है अर्थात √3 प्लस √2 हर है, इसका हम गुणा करेंगे अंश में भी और हर में भी, लेकिन जो बीच का चिन्ह है उसको हम चेंज कर देंगे। अर्थात √3 माइनस √2 का अंश में भी गुणा होगा और हर में भी गुणा होगा। चलिए गुणा कर दीजिए। तो ऊपर तो क्या है, √3 माइनस √2 पहले भी है और ये भी है, तो मतलब क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस 2ab अर्थात 2, और a का मान √3 है और b का मान √2 है। तो 3 दोनों क्या हो जाएगा? अंडर में 6 आ जाएगा। और बटे में क्या हो जाएगा? बटे में है a प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 माइनस b यानी √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो बराबर 3 और 2 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 2 गुणित
अंडर 6 की जो वैल्यू है 2451, तो ये लिख देते हैं 2.451, ठीक है। और बटे में जो 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा, इसको लिखे ना लिखे एक ही बात है। अब 5 में से घटाना है किसको, 2.2451 में 2 का गुना करना है, उसको घटा देंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 5 के बाद दशमलव में कुछ नहीं दे रखा है, तो दशमलव वाली संख्या को घटाने के लिए हम क्या करते हैं, दशमलव में 3 जीरो लिख देते हैं। अब इसमें घटाना किसको है, इसको घटाना है, तो इसका गुणा कर दीजिए, तो 2 एकम 2, 2.4517 दे रखा है, तो इसको घटाएंगे, यहाँ 4 जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो 7 दूनी क्या हो जाएगा, 14 का 4, हासिल लेके 1, 2 एकम 2 और 1, और 5 43 दूनी 90 हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये जो लिखा हुआ है 4.9034 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बता दीजिए, 0 में से 4 जाएगा तो यहाँ 6 बचेगा, ठीक है। 4 और 6 10, फिर यहाँ पे 6 बचेगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा और 10। तो क्या आंसर आ रहा है, 0.96 जो है 9666 इसका आंसर आ रहा है। अब इसमें 0.096 जो है वो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी। तो फर्स्ट जो आकृति दे रखी है उसी के 2-2 भाग करके हमको सेकंड आकृति बनी हुई है, तो थर्ड आकृति में भी इसी प्रकार से 2-2 भाग करके फोर्थ आकृति आएगी। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ही कर रखा है, देखिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सरल करना है। तो ये क्वेश्चन तो आपका बेसिक सवाल ही है, तो इसको तो आप कर सकते हैं। अगर फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर क्वेश्चन नंबर 4 हमसे नहीं हो पाया है, तो मैं उसको आपको अलग से वीडियो बना के करवा दूँगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्या क्वेश्चन दे रखा है, एक कार को 300 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लगता है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी चाल होनी चाहिए कि पूर्व समय के 4/5 समय में इस दूरी को कवर किया जा सके। समान दूरी को यानी कि 300 किलोमीटर जो है वो 5 घंटे का 4/5 में कवर करना है। तो 5 घंटे का 4/5 पहले निकाल लेते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, मतलब हमको 4 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी है, 300 किलोमीटर की। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, मतलब 300/4, तो भाग दे दीजिए 300 में 4 का, तो 4 7 28 और 4 5 20, 75 किलोमीटर प्रति घंटे हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, 4/5 और 5/6 के बीच में निम्न में से कौन सा है। तो आप चाहे तो इसमें दशमलव में निकाल के भी कर सकते हैं, 5 चौक 20, 5 8 40, 0.8 इसका मान है, और 0.6848, फिर 4 आएगा, 6 पंजे 30, 6 6 36, 0.86 इसका मान है। बाकी चारों के भी मान दशमलव में निकाल के आप देख सकते हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कौन सा मान है। इसके अलावा एक और विधि है, एक और विधि क्या है कि इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर लीजिए, तो वो जो भी संख्या आएगी ना वो इनके बीच की आएगी। तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 4 बीच में यहीं पे मैं प्लस लगा के आपको समझा देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 चौक 24 प्लस 55 का 25 बटे में क्या हो जाएगा, 6 पंजे 30,
24 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 49 बटे 30, ये इसका आंसर है। अब ये तो इन दोनों का प्लस हो गया, अब इसका आधा करना है। आधा करना है मतलब इसमें 1/2 का गुणा करना है, तो ये क्या हो जाएगा 49 बटे 30 दूनी 60 हो जाएगा। तो 49 बटे 60 जो है फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से भी आप इसको कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अति व्यापन का प्रश्न एक तो आता ही है आपका, तो देख लीजिए। अति व्यापन में आपको हर बार समझाता हूँ कि एक दूसरे के ऊपर आपको रखना है। तो जो भी आंसर आए वो मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, 10 पुरुष प्रतिदिन 200 रुपये कमाते हैं। 10 पुरुषों द्वारा प्रतिदिन अर्जित धनराशि का औसत ज्ञात कीजिए, जबकि उनमें से 5 द्वारा अर्जित धनराशि दुगुनी और 5 द्वारा अर्जित धनराशि आधी है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसे समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको समझा दूं कि ये बोल रहा है कि 10 पुरुष जो है वो प्रतिदिन 200 रुपये कमाते हैं। मतलब 10 पुरुष में से प्रत्येक पुरुष की ये बोल रहा है, प्रत्येक पुरुष जो है वो 200 रुपये कमाता है। अब ये जो 10 पुरुष है ये अलग है, और ये इनमें जो 5-5 दो अलग अलग बात कर रहा है ये अलग पुरुष है। अब ये बोल रहा है कि 5 द्वारा अर्जित धनराशि जो है वो 200 की दुगुनी है। 200 की दुगुनी है मतलब ये 400 रुपये पर डे कमाते हैं ये 5 लोग, और अन्य 5 जो है उनके द्वारा जो कमाई गई धनराशि है वो इसकी 200 की आधी है। मतलब ये कितना कमाते हैं 100 कमाते हैं। 200 की आधी मतलब 100। ठीक है, तो अब हमको क्या निकालना है, धनराशि का औसत ज्ञात कीजिए। औसत ज्ञात करना है हमको, तो सबसे बढ़िया है कि यहाँ भी 5 पुरुष दे रखे हैं, यहाँ भी 5 पुरुष दे रखे हैं, तो इसलिए हमको कुछ भी टोटलिंग करने की ज़रूरत नहीं है। 100 और 400 का ही हमको औसत निकाल लेना है, अर्थात इन दोनों को जोड़ के और 2 का भाग दे देना है। तो 100 और 400 को जोड़ेंगे तो 500, 500 बटे 2 हो जाएगा 250। ठीक है, 250 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है। यदि राम की आयु को 9 गुना श्याम की आयु के 10 गुना के बराबर है तो राम की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको आप x मानकर भी कर सकते हैं और चाहे तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं। इसको कीजिएगा अपने स्तर पर और कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा इसका आंसर क्या आया। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो अभी मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन आप करके बताइए, तो इसको भी मैं अलग से एक वीडियो में करके बता दूँगा। चलिए चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 10 घंटे में यात्रा पूरी करनी होगी। वह पहली आधी यात्रा 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और दूसरी आधी यात्रा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पूरी करता है, तो कुल यात्रा को किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय के हिसाब से हम इसको करेंगे। अभी क्या बोल रहा है कि 10 घंटे का टोटल टाइम है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय से हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे कि समय बराबर अर्थात 10 घंटे बराबर दूरी बटे चाल। अभी क्या बोल रहा है कि पहली आधी यात्रा यानी कि x बटे 2, x क्या है दूरी है, तो x की आधी यात्रा x बटे 2 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, यानी कि बटे में 10 का गुणा हो जाएगा, प्लस दूसरी आधी यात्रा यानी कि दूसरी जो x बटे 2 है चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक फल विक्रेता ने 12 दर्जन संतरे 16 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे। उतने ही दर्जन संतरे 15 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदे।
मतलब बराबर संतरे हैं तो कोई समस्या नहीं है, हमको डायरेक्ट मूल्य पे ही फोकस करना है। 16 रुपये दर्जन और 15 रुपये दर्जन। अब वो उन्हें 15.75 रुपये प्रति दर्जन की दर बेच रहा है, तो हानि या लाभ प्रतिशत बताइए। तो देखिए उसने 16 में भी खरीदे हैं और बराबर से 15 में भी खरीदे हैं। तो हम क्या कर लेंगे कि इन दोनों का औसत निकाल लेंगे। तो उसको कितने में पड़ गए सारे के सारे? 16 और 15 का औसत क्या होता है? 15.5। औसत मतलब मध्यमान। तो उसको सारे के सारे पड़ गए 15.5 रुपये में, और उन्हें वो बेच रहा है 15.75 में। मतलब वो हर दर्जन पर कितने रुपए का? 0.25 रुपये का फायदा कर रहा है ना। 15.5 में से 75 कितना ज़्यादा है? 0.25 ज़्यादा है। मतलब हमको यही निकालना है कितना लाभ प्रतिशत है। तो 15.5 का कितने प्रतिशत? 0.25 ही हमको निकालना है। 15.5 का कितने प्रतिशत क्या है? 0.25 है। इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो ये 2 0 उधर चले जाएंगे तो 0.25 हट जाएगा, और ये 155 जो है वो बटे में आ जाएंगे, 15.5 बटे में आ जाएगा। तो दशमलव हटाएंगे तो यहाँ ऊपर 0 आ जाएगा। काट दीजिए, 5 दिए 15, 5 एकम 5, 5 का 25, 50/31। 50/31 को क्या लिखेंगे? 31 एकम 31 और बचेंगे 19। तो 1 सही 19/31 किस में दे रखा है? सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए आप ऊपर वाला प्रश्न किसी और विधि से भी कर सकते हैं, अगर आपको ये विधि समझ में नहीं आई हो तो, और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको किसी और विधि से समझा दूंगा। चलिए क्वेश्चन है, ड्रेसिंग टेबल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसे 1235 में बेचने पर व्यापारी को 347 रुपये का लाभ होता है। तो मतलब 1235 में 347 घटा दीजिए, तो क्या आंसर आ रहा है? 7 और 8 15, अरे फिर 4 और 1 5, 5 और 8 13, 4 और 8 12, 888 आंसर आ रहा है। 888 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। ये तो घटावे करना था। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत सरल है। एक माँ की आयु 50 वर्ष है और उनके पुत्र की आयु 22 वर्ष है, तो कितने वर्ष पश्चात माँ अपने पुत्र की आय की दुगुनी हो जाएगी? तो आप सारे ऑप्शन रख के देख सकते हैं। तो 50 और 8 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 58 आयु, 8 वर्ष बाद इसकी हो जाएगी 30 आयु। तो क्या 30 का दुगुना है? नहीं है। फिर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगी 55। तो 55 तो किसी का भी दुगुना नहीं होता है, लेकिन फिर भी कर लीजिए, ये हो जाएगा 27। 27 दूनी 54 होता है, तो 55 हो रहा है। 6 का जोड़ लीजिए, थर्ड ऑप्शन। 50 और 6 56 हो जाएगा, 22 और 6 28 हो जाएगा। तो 28 का दुगुना 56 होता है, 28 दूनी 56 बिल्कुल होता है। मतलब थर्ड ऑप्शन जो है हमारे दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरल है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। इसको आप XY मानकर भी करेंगे तो भी यही आंसर आएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क 120 रुपये था। जब शुल्क 30% तक कम हो गया तो टिकट के विक्रय से प्राप्त राजस्व में 25% की वृद्धि हो गई। तो इस प्रकार का परसेंटेज का एक क्वेश्चन मैंने आपको अभी ऊपर करवाया था। इसको आप अपने स्तर पर कीजिएगा, और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूँगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, और अगर आपसे हो जाए तो कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कारखाना उत्पादों PQR के सर्वेक्षण से प्राप्त हुआ कि 230 उपभोक्ता उत्पाद B को पसंद करते हैं, 62 उपभोक्ता उत्पाद Q को पसंद करते हैं, 48 उपभोक्ता उत्पाद R को पसंद करते हैं। उनमें से 24 उपभोक्ता P और Q को, 59 उपभोक्ता P और R को, 42 उपभोक्ता Q और R को, तब 12 सभी तीनों उपभोक्ताओं को पसंद करते हैं। तो उपभोक्ताओं की कुल संख्या क्या है? तो इसमें क्या होगा, आपको इस प्रकार से समुच्चय वृत्त बना के इनको आप इसको हल कर सकते हैं। एक में P का
हो जाएगा, एक में Q का और एक में R का आंकड़ा हम लिखेंगे। तो इसमें आप जिस प्रकार से वो दे रखा है उस प्रकार से फिट करके इसका आंसर लेके आइए और आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपसे नहीं हो पाता है तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसको अवश्य करवा दूंगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए, हर क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन करने की विधि तो कम से कम बता ही रहा हूँ, बस आपको सॉल्यूशन करना है। और मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो है, अब तो एग्ज़ाम आपके सर पे आ गए हैं, अब आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। अगर अब भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने की संभावना कम हो जाएगी। क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में, 80 लीटर के एक डब्बे में दूध का पानी से अनुपात दे रखा है 1:3। तो सबसे पहले तो यहाँ अनुपात के अनुसार हम क्या कर लेते हैं, दूध और पानी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे 80 में, तो 3 और 1 4, 4 का 80 में भाग दे देंगे तो 20। तो 1 अनुपात का मान आ जाएगा 20। ये और 3 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 20 का 3 में गुणा कर देता हूँ, 20 दिया 60। तो ये दूध हो जाएगा और ये पानी हो जाएगा। जोड़ लीजिए, 60 और 20 80 हो रहा है, और अनुपात भी इनका 1:3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या बोल रहा है आगे, कितना दूध इसमें मिलाया जाए कि इससे अनुपात 3:1 हो जाए। 3:1 होने के लिए मतलब इसका 3 गुना होना चाहिए, 60 का 3 गुना। 60 का 3 गुना मतलब कितना होना चाहिए, 180, 6 18। अब 180 लीटर करने के लिए हमको कितना मिलाना चाहिए, 20 लीटर तो पहले से है ही सही दूध। तो कितना मिलाना चाहिए, 180 में 20 को घटा दो, 160 लीटर हमको दूध मिलाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी बहुत ही बेसिक सा प्रश्न है। एक संख्या का 5/7 उसी संख्या के 2/3 से 15 अधिक है तो संख्या होगी। ठीक है, इसमें तो आप संख्या को एक से मानकर कर सकते हैं, बहुत ही सरल है। या फिर ऑप्शन से करेंगे तो थोड़ा लंबा बढ़ जाएगा। संख्या को एक से मानेंगे तो चलो मैं आपको इक्वेशन बना के बता देता हूँ। संख्या का 5/7 मतलब x का 5/7 तो हो जाएगा 5x/7। उसी संख्या के 2/3 से, ये बराबर है किसके, 2x/3 से 15 अधिक है, मतलब इसमें 15 को जोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको आप हल करके x का मान ले आइए, वो आपका आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है तो मध्यवी संख्या क्या होगी। तो क्या करना है हमको, प्रथम 6 संख्याएं, देखिए 11 संख्याएं हैं, 1 से लगा के 11 तक, तो 1 से 6 और 6 से फिर 11। अभी क्या बोल रहा है, पहली 6 संख्याओं का औसत दे रखा है इसने 10.5, और अंतिम 6 के लिए यही संख्या डबल से गिनी जाएगी, 11.4 है। ये जो मध्य की संख्या है ये इसमें भी आ जाएगी और इसमें भी आ जाएगी। तो हमको मध्य की संख्या निकालनी है, तो हमको क्या करना है, सबका योग करके दोनों बार जो औसत आ रहा है उसका कुल योग करके और 11 संख्याओं के औसत में से हम घटा देंगे। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। 6 संख्याओं का औसत दे रखा है 10.5, तो कुल योग क्या हो जाएगा, 6 का गुणा कर देंगे 10.5 में, तो कर दीजिए, 6 पंजे 30, 6 कम 6 63 हो जाएगा। और यहाँ अंतिम 6 संख्याओं का दे रखा है 11.4, तो गुणा कर देते हैं यहाँ भी 6 संख्याओं का, 6 चौक 24.4 आएगा यहाँ पे, तो 11 छंग 66 और 2 68 हो जाएगा। यहाँ पे 0 आ गया था। जोड़ लीजिए, ये 12 संख्याओं का हो जाएगा, 6 और 6 12 और 1 13, 8 और 3 11, 131.4। अब ये बोल रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, तो 11 9 99, 110 और 9 119 हो जाएगा। 119.9 को हम घटा देंगे 131.4 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो घटा दीजिए, 9 और 5 14 का 4, हाथ से लगी 1, 9 और 1 10 और 1 11,
11.5 जो है वो हमारा आंसर आएगा। तो 11.5 फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, पिता और माता की औसत आयु 22 वर्ष है। 4 वर्ष पश्चात पिता और माता और उसके पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष होगी, तो उस समय पुत्र की आयु क्या होगी। देखिए, पिता और माता की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है, यानी कि पिता प्लस माता की कुल आयु कितनी है। पिता को मैं P से लिख रहा हूँ, माता को M से लिख रहा हूँ। कुल आयु कितनी है, तो 22 दूनी 44। 2 व्यक्ति थे तो 2 का गुणा कर लिया। अब ये बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। यहाँ भी +4 आएगा और यहाँ भी +4 आएगा। ठीक है ना, अर्थात 4 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी बढ़ जाएगी, 4 और 4 8 वर्ष बढ़ जाएगी। तो इन दोनों की कुल आयु क्या हो जाएगी, 4 वर्ष बाद 4 और 8 12 52 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद जो पिता और माता की कुल आयु है वो 52 वर्ष हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता, माता और उसके पुत्र की औसत आयु 18 वर्ष होगी और पुत्र की आयु हमको निकालनी है। तो कुल आयु क्या होगी तीनों की 4 वर्ष बाद, तो 3 का गुणा कर देंगे, 18 3 54 होगी कुल आयु। अब 54 वर्ष में से 52 वर्ष तो पिता और माता की आयु है, तो पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, 54 - 52 कर दीजिए। कितने वर्ष हो रहा है, 2 वर्ष का बालक हो रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा आंसर है। बहुत सरल प्रश्न था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया 5 मीटर बनती है, अन्य पेड़ की छाया 25 मीटर बनती है, तो ऊंचाई बताइए। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, अनुपात करना है। ऊपर जो है वो ऊंचाई लिख दीजिए 8 मीटर और बटे में 5 मीटर। ये किसके बराबर होने चाहिए, अनुपात जो है वो हमेशा बराबर होता है। ठीक है ना, तो पेड़ की छाया जो है वो तो बटे में लिखते हैं, तो छाया बटे में लिख देते हैं। पेड़ की ऊंचाई तो पता नहीं है, h लिख देते हैं ऊंचाई, h मतलब हाइट। अब h का मान निकाल लीजिए, तो 5 से 25 कटेगा, 55 का 25 5 बार, और 5 जो है बटे में इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 8 पंजे 40 जो है वो 40 मीटर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, रमेश रामपुर से सीतापुर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, और सुरेश जो है वो 28 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रामपुर से सीतापुर की यात्रा करता है और वापस आ जाता है। तो रमेश और सुरेश समान समय में यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो पहले कौन पहुंचेगा। कुल मिला के हमको क्या करना है, रमेश की औसत चाल निकालनी है। तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो वो जा रहा है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रहा है, तो दोनों चालें दे रखी है। और अगर आपको औसत चाल निकालनी है, जिसकी भी चाल, हम क्या करेंगे, रमेश की औसत चाल निकाल लेंगे। सुरेश की तो उसने औसत चाल दे रखी है 28। अब जिसकी भी औसत चाल ज़्यादा होगी वही पहले पहुंचेगा। तो रमेश की औसत चाल निकाल लेते हैं। तो इसकी प्रथम चाल 25 है, सेकंड चाल 30 है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, 2 गुणित पहली चाल यानी कि 25 गुणित दूसरी चाल यानी कि 30 और बटे में दोनों का योग 25 और 30 क्या हो जाएगा, 55। ठीक है ना, तो 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 55 का 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 300 बटे 11 हो रहा है। 300 बटे 11 जो है वो इसकी चाल है। व्यवस्थित कर लेते हैं, इसको दशमलव में ले आते हैं। तो 11 दूनी 22, 8, 11 7 77, 27 दशमलव में कुछ आ रही है, 380 हो जाएगा, तो 27.2 मान लेते हैं। अब रमेश की औसत चाल आ रही है 27.2 और सुरेश की औसत चाल 28 दे रखी है, तो सुरेश की औसत चाल ज़्यादा है, तो पहले कौन पहुंचेगा, सुरेश पहुंचेगा। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। बहुत बार क्या होता है, लोग बड़ा प्रश्न देख के डर जाते हैं, अरे यार ये तो इतना बड़ा प्रश्न है कैसे होगा। तो आप धैर्य रखिए और उसको सोल्व करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा।
ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वे एक साथ 20 दिन तक कार्य करते हैं। तो इसको जमाते ही जाते हैं। पहले एक बार चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए और बी एक कार्य को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, वे एक साथ 20 दिन कार्य करते हैं और फिर ए अकस्मात कार्य छोड़ देता है। बी दिए हुए कार्य को 25 दिनों में पूरा करता है, तो कितने दिनों में बी अकेला इस पर कार्य करेगा? तो वे एक साथ कार्य करते हैं ए और बी, तो यहाँ पे 20 दिन तक अगर वो काम करते हैं तो ये काम हो जाएगा 20/30 काम हो जाएगा, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा, यानी काम का 2/3 भाग तो हो चुका है। तो बचा कितना है? 1 में से घटा लीजिए 2/3 को, तो 3 एकम 3 - 2, बचा है काम हमारा 1/3, 1/3 का काम बचा हुआ है। अब 1/3 काम को बी जो है वो 25 दिनों में करता है, तो 25 का गुणा कर दीजिए 3 में, कितने दिनों में करेगा वो आंसर आ जाएगा। तो 25 या 75 दिनों में बी इस कार्य को अकेला करेगा। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ए और बी किसी कार्य को एक साथ 25 दिनों में पूरा करते हैं। ए अकेला उस कार्य को 40 दिनों में पूरा करता है, तो बी अकेला पूरा कार्य करे तो उससे कितने दिन लगेंगे? तो ये तो बहुत ही सरल है। क्या करना है? 1/25 - 1/40 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कर दीजिए 25 चौक 100, 200, 25 8 200, यहाँ पे 200 आ जाएगा इसका एलसीएम। तो 25 का 200 में भाग देंगे तो 25 8 200 - 4 5 20, तो ये हो जाएगा 5 में से 5 गया तो 3, तो हमारा आंसर होगा 200/3 दिन। 200/3 दिन जो है सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अरविंद ने 10% की छूट पर एक मैच खरीदा। मैच की कीमत 400 रुपये है, तो अरविंद को कितना भुगतान करने की ज़रूरत है? 400 पर 10% की छूट ले लीजिए, तो 400 गुणित क्या हो जाएगा? 400 पर 10% की छूट है, 10 घटा लीजिए 100 में से, क्या हो जाएगा? 400 गुणित 90/100, इसकी कीमत हो जाएगी। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 9 चौक 36, 360 रुपये उसको देने हैं। 360 रुपये जो है वो फोर्थ ऑप्शन में दे रखे हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दो व्यक्तियों की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 वर्ष पहले आयु में बड़ा व्यक्ति आयु में छोटे व्यक्ति से 3 गुना बड़ा था, तो आयु में बड़े व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है? तो ये क्वेश्चन जो है वो आप अपने स्तर पर कीजिएगा। मैंने इस प्रकार का एक क्वेश्चन इसी वीडियो में करवा भी रखा है। चाहे तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं, चाहे तो आप एक्स मानकर भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। और अगर आपसे नहीं भी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको अलग वीडियो बनाकर इसका डाल दूंगा, इसके सॉल्यूशन का। एक विद्यालय में 100 लड़कों और 80 लड़कियों की एक परीक्षा की जांच की जाती है, जिसमें 48% लड़के और 30% लड़कियां उत्तीर्ण होती है। तो कुल असफल होने वाले लड़कों का प्रतिशत निकालिए। तो अब देखिए 48% लड़के, ध्यान रखिए 100 लड़के दे रखे हैं, तो 100 का 48% तो 48 ही होगा। तो कितने लड़के सफल हुए? 48 लड़के सफल हुए। तो बच्चे कितने जो असफल हुए? हमको असफल वाले निकालने हैं, तो 52 लड़के जो है वो असफल हो गए। 100 में से 48 घटा दिया मैंने, तो 52 लड़के असफल हो गए। ठीक है ना? 52% कहेंगे तो भी वही बात है, और 52 लड़के कहेंगे तो भी वही बात है। क्यों? क्योंकि आंकड़ा हमको 100 का दे रखा है लड़कों का, लेकिन लड़कियों का आंकड़ा दे रखा है 80 का। तो 80 की 30% लड़कियां तो उत्तीर्ण हो जाती है, लेकिन 80 की 30% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो कितने प्रतिशत फेल हुई? 70% फेल हो गई। तो 80 का 70% निकाल लेते हैं। 80 का 70 मतलब 70/100। तो कितनी लड़कियां फेल हुई? 8 साथी 56। 56
56 लड़कियां फेल हुई, तो टोटल कितने फेल होने वाले हो गए? 108 लड़के और लड़कियां फेल हुई। तो क्योंकि ये कुल पूछ रहा है ना, तो हमने जोड़ दिया। तो प्रतिशत पूछ रहा है, तो कुल कितनी संख्या है हमारे पास? 100 और 180। तो 180 का कितना प्रतिशत? 108 है, ये हमको निकालना है। 180 का कितना प्रतिशत, यानी कि x प्रतिशत बराबर 108। तो 10 से 10 यहाँ कट जाएगा, 18×90, 18×6 108। ये हो जाएगा 10 का 6 में गुणा होगा तो 60% हमारा आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हर बार एक पता ढूंढने के लिए कहता है जो कि, तो मैं इसको छोटा बहुत कर दिया, तब जाके तो आपको चारों ऑप्शन दिखे हैं। मुझे नहीं लगता आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, तो मैं एक काम कर कीजिए, मैं इसको बड़ा ही कर देता हूँ। आप एक एक करके मिला लीजिएगा चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। जो गलत है वो हमारा आंसर होगा। ये देखिए, आप वीडियो को पॉज कर करके हर बार देख लीजिएगा। तो मैं भी देखता हूँ कि कौन सा गलत है। आपने चारों ऑप्शन देख लिए हैं, ठीक है ना। मैं फिर से सवाल के फर्स्ट ऑप्शन पे चला जाता हूँ, मिलाता हूँ मैं भी पते को, आप भी मिलाइए। फर्स्ट तो करेक्ट है। अब अगर फर्स्ट करेक्ट है तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट से ही सेकंड को मिला लूँगा। फर्स्ट से ही सेकंड को मिला लीजिए, सही है। अब सेकंड करेक्ट है तो सेकंड से थर्ड को मिला लीजिए, सेकंड से थर्ड को मिला, ये भी सही है। थर्ड से फोर्थ को मिलाएंगे। फोर्थ में दिख गई मुझे गलती। देखिए कहाँ गलती है, LEB है सब में यहाँ पे, और यहाँ पे दे रखा है LEH, तो ये B की जगह H है, ये गलत है। तो फोर्थ हमारा गलत है। लेकिन ये ऑप्शन कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक निश्चित वस्तु पर 25% लाभ है। यदि वह 10% की छूट पर खरीदी जाती है तो पहले वाले मूल्य से 20% अधिक पर बेची जाती है तो लाभ 600 रुपये का होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो इस प्रकार का एक प्रश्न मैंने आपको पहले भी करवाया था, आप इसको कीजिएगा और ऑप्शन में मुझे कमेंट में मुझे आंसर ज़रूर बताइएगा कि क्या आंसर आ रहा है। और नहीं भी कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ये भी वैसा ही है, अक्षरों और संख्याओं का एक क्रम निहित है तो गलत संयोजन हमको पहचानना है। तो इसमें गलत संयोजन पहचानते हैं, आप भी कीजिए, मैं भी ढूंढता हूँ। मिल गया मुझे। चलिए, PXIO लिखा हुआ है, यहाँ PCIO लिखा हुआ है। देखिए बाकी तीनों में PXIO है, बस फोर्थ में ही नहीं है, तो ये गलत है। फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। औसत निकालना है हमको, ये हमारा अंतिम प्रश्न है। औसत के लिए क्या करना है, आपको इन सबको जोड़ना है। और कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे देना है जोड़ के। तो भाग दे दीजिए 6 से और जोड़ लीजिए। तो 4 और 9 13 और 4 17। इसको जोड़ेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। और हम मिलेंगे आपको हमारे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हमने इस टॉपिक के 30 प्रश्न कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम इस पेपर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे।
और आप आपकी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से बनाए रखिए, कभी भी आपकी एग्ज़ाम हो सकती है। और प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।